प्रिय बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मंगलवार 13 जून 1944 मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया। इस हिसाब से मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्ढियों का एक सेट, बेल्टें, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मिएप की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई, लिखने के लिए कॉपियाँ और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को यह उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ जुटा नहीं पाया। प्रश्न आएगा यहाँ से, क्या क्या उपहार मिले 15वें जन्म दिवस पर, ये ध्यान रखेंगे। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर तथा आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलीबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर। ध्यान रखेंगे चर्चिल के बारे में। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना मुश्किल है, उसके बारे में पता करना मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले कुछ खुश हो लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे कर रहे थे आगे पीछे हो गया बेटा, एक बार 1 सेकंड बस। हाँ, अब हम आ गए हैं जी। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल ही पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, ये नहीं जानते कि वे किस गलती कर रहे हैं। उनके तर्क का कारण इतना बड़ा है। ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों के साथ से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे, डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे। थके टूटे हारे लुटे पिटे अपने देश ब्रिटेन में लुट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद, जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता, तब यह होना समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिशों को हिकारत से देखते हैं, घृणा से देखते हैं, ब्रिटिश की खिल्ली उड़ाते हैं, उनके मजाक उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक हैं। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियां और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूं, लेकिन एक फ़र्क है, मैं जानती हूं कि मैं खुद को बदलना चाहती हूं, बदलूंगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी उतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार खां समझने वाले क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं
ही अकेले अक्खड़ हूँ या वे सब भी हैं? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखी ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं हूँ। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करने वाले दो लोग हैं। कौन कौन? मिसेज वानदान और डसेल। प्रश्न यहाँ से भी बनेगा। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़बुद्धि हैं, कितने मूर्ख हैं। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर जो है काम करके दिखाए। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती मिसेज वानदान और मूर्खाधिराज डसेल हैं। मूर्खाधिराज, मूर्खों के राजा। मिसेज वानदान मुझे इसलिए मूर्ख समझते हैं क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों के शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझते हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा 30 मार कहाँ समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर भी मुझसे 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं जिसके बारे में वे खाक भी नहीं जानती, थोड़ा सा भी नहीं जानती। ये बात डसेल पर भी फिट बैठती है, फिट होती है। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा। प्रश्न यहाँ से भी आएगा, प्रिय कहावत क्या है? और मुझे मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के बारे में सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है कैसे होगी इससे मुक्ति। जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता मुझे कोई नहीं समझता। प्रश्न आएगा, डायरी जो लिखी वो किट्टी को संबोधित करके क्यों लिखी? ये डायरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उसमें ये बात भी मुख्य रहेगी, मुझे कोई नहीं समझता। यह वाक्य मेरा हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे उससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। प्रश्न यहाँ से आएगा। ये जो सेंटेंस आया, ये सेंटेंस लिख करके भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या इसके अंदर जो है एन का डायरी लिखने का कारण छिपा है? तर्क दीजिए। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किट्टी, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि यह सब सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वे कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए नहीं जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। प्रश्न आएगा, निराश किस प्रकार से किया है? धर्म के प्रति उसकी नफ़रत, खाने के बारे में उसका बातें करना और कई तरह की कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि हम कभी नहीं झगड़ेंगे, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी करने लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए, सुधार लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझसे छुपाता क्यों है? मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज़्यादा गुन्ना है। गुन्ना होता है जो ज़्यादा चुप रहता है और अपने अंदर की भाप नहीं निकालता, अपनी बातें नहीं बताता। लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, हालांकि मुझ पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। क्या आरोप लगाया जाता है कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी, ऐसे इगोइस्ट, ऐसे अहमवादी, ऐसे घमंडी लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। उनके अंदर भी इच्छा होती है। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ों की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ? मैं
वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से न बांधा होता। प्रश्न आएगा प्रकृति के बारे में। प्रकृति से बहुत प्रेम करती है एन। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी और रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोल बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह से चांद को देख सकूं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 वर्ष में यह पहली बार ही हो रहा था। मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी। तब मुझे चोर, उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं लग रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देख रहे होते हैं जब वो वहाँ से फ्री होंगे और वो प्रकृति के अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। बहुत अच्छी बात है। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा है। कौन? प्रकृति। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और उससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है। कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों से, मैं खुसे हुए पर्दों से मैं से प्रकृति को बहुत कम ही निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावनाएं ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी टक्कर देने वाला नहीं है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है कि यह कह देना बहुत आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। क्या संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं? पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आय करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक सबको सहती चली आ रही थीं, जो कि बेवकूफ़ी ही थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया उतना ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने, कुछ पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे समय तक, अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूर्णतः स्वतंत्र होने का जो हक है वो चाहती हैं। प्रश्न आएगा यहाँ से, बेटा स्त्री के बारे में क्या विचार है? लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं का भी पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें, उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले? सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने वाले शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को भी पूजा जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिकों का दर्जा देते हैं? एक पुस्तक का नाम है मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बावजूद उससे पुरस्कार में क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है। ध्यान रखें, लड़कियां विशेष रूप से इन पंक्तियों को पढ़ें और कभी अपने बारे में तर्क देना पड़े, पुरुषों से समानता जो है प्रकट करनी पड़े, तो यहाँ से आपके तर्क जो हैं बहुत मजबूती पा सकते हैं।
बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती हैं। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्मना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ, घृणा करती हूँ, जिसकी आलोचना करती हूँ, है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतें खूबसूरत और सौंदर्यमय औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह से सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और न टाला जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात कहना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ किए बिना या लंबे चौड़े बखानों के बिना ये सारी तकलीफ़ें सहती हैं। तुम्हारी N.M. फ्रैंक। अनुवाद किया है सूरज प्रकाश ने। पाठ आपका हो गया है ख़त्म। ये हैं प्रश्न मैंने आपके पास अभ्यास के भी भेजे हैं बेटा, और अन्य जो प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो भी मैंने आपके पास भेजे हैं। ये भी आप लेख अवश्य पढ़ें जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। इसके साथ ही अपनी वेदांत पुस्तक कंप्लीट होती है। आप आज कोशिश करें कि आपका लिखने का जो कार्य है वो इस पाठ का कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ याद भी करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।